गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को लेकर के। और चौथे लेक्चर में आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया की ज़रूरत क्यों होती है और रासायनिक समीकरण लिखना क्यों आवश्यक है। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के साथ साथ रासायनिक समीकरण में असंतुलित समीकरण क्या है और संतुलित समीकरण क्या है। कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है तो ये फिक्स नहीं है कि वो रासायनिक अभिक्रिया हमें जो दी हुई है वो संतुलित हो। तो उसके लिए क्या करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनका कि हम उपयोग करते हैं, जिसके कि रासायनिक अभिक्रिया को हम या रासायनिक समीकरण जो हो रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उनके समीकरण को संतुलित करें। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। पहले तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि कोई भी अगर समीकरण अपने को दिया गया है, वो फिक्स नहीं है कि वो संतुलित होगा, वो असंतुलित होगा। और उसे तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये नियम हमने पढ़ा जो क्या बताता था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक, या इसी को हम बोलते हैं अभिकारक, का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने 9th क्लास में पढ़ी कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, या इसी को इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो जो हमने क्रियाकारक लिया है और बनने वाला जो उत्पाद है, उनका दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और वो कब बराबर होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया Na+Cl और यहाँ लिख दिया NaCl। देख करके तो ये लग रहा होगा कि ठीक ही है, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु भार है, द्रव्यमान है, वो 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो NaCl का भार हमको कितना मिल जाएगा, 58.5 मिलेगा। ये तो मिल रहा है, देखने पर हमको लग रहा है कि ये सही है, सोडियम और क्लोरीन। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि क्लोरीन हमको इस अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा। क्लोरीन जब भी मिलेगा, क्लोरीन गैस के रूप में मिलेगा। तो अगर कहीं पर कोई अभिक्रिया दी हुई है कि सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया करके क्लोरीन की सोडियम एंड क्लोरीन की अभिक्रिया कर रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है,
सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, वर्ड रूट जो है शब्द के साथ शब्द के रूप में इसको लिख दिया गया कि सोडियम और क्लोरीन की क्रिया करना है और सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो यहाँ पर तो लग रहा होगा कि ठीक है, हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित है, क्योंकि हम यहाँ पर सोडियम ले रहे हैं और क्लोरीन ले रहे हैं, बन रहा है सोडियम क्लोराइड। तो देख करके लग रहा है कि नहीं, ये बैलेंस है, बराबर है, क्योंकि इधर सोडियम और क्लोरीन लिया, उधर सोडियम और क्लोराइड मिल गया। लेकिन जैसे ही इसको आप किस में लाते हैं, प्रतीकों के रूप में लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि हमें मालूम है कि ठीक है, सोडियम तो मिल जाएगा Na के फॉर्म में, लेकिन क्लोरीन Cl के फॉर्म में नहीं मिलती है, क्लोरीन गैस के रूप में मिलती है। और जब सोडियम क्लोराइड बनाएंगे तो यहाँ पर एक क्लोरीन मिल रहा है और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन 2 हैं। तो जब 2 क्लोरीन है तो उसको बराबर करने के लिए हमें 2 करना पड़ेगा और यहाँ 2 करना पड़ेगा, तब जा कर के बराबर होगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो हमारा समीकरण है उसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। और इन्हीं चीज़ों को हम आज सीखेंगे कि इन्हें हम कैसे संतुलित करते हैं, क्योंकि समीकरण को संतुलित करना ही सबसे ज़रूरी काम होता है रासायनिक अभिक्रिया में। अगर आपने समीकरण को संतुलित कर लिया तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि समीकरण को संतुलित करने की आपके 10th में जो विधि दी हुई है वो है आंशिक अनुमान विधि, या उसी को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ट्रायल का मतलब आप समझते ही हैं कि बार बार हम क्या करें, प्रयत्न करें और प्रयत्न करके समीकरण को संतुलित करें। तो ये संतुलित समीकरण होता क्या है, इसके लिए हम चलते हैं। पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं संतुलित समीकरण क्या होता है। जब अभिकारक एवं उत्पाद के पक्षों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं ऑब्लिक अणुओं भी लिख सकते हो, अणुओं की संख्या बराबर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभिकारक एवं उत्पाद के पक्षों के परमाणुओं या अणुओं की संख्या बराबर हो तो वो हमारा समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण होता है। संख्या बराबर हो अब बात करते हैं समीकरण को संतुलित करने के नियम। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है दिए गए समीकरण को, उस समीकरण को क्या बोलेंगे, जो दिया गया है उसे कंकाल समीकरण बोलेंगे। ये ध्यान रखेंगे, कंकाल समीकरण मतलब केवल हड्डी ही हड्डी हो। तो ऊपर से जब शरीर का, अगर मनुष्य के शरीर का कुछ नहीं आपको कंकाल दिखा दिया जाए तो आप डर करके भाग जाएंगे, लेकिन उसी कंकाल के ऊपर अगर क्या हो जाए, ये मांस की चमड़ी आ जाए तो बड़ी अच्छी लगेगी शरीर। तो इसी तरह से कोई समीकरण होता है, अगर वो बैलेंस नहीं है और वो दिया गया है तो वो खाली है, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों तरफ के जो मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, तत्व हैं, यौगिक हैं, वो बराबर नहीं है, तो वो समीकरण आपका क्या है, कंकाल समीकरण है या खाली समीकरण है। तो दिए गए समीकरण को बॉक्स में लिखते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं। अगर आपको कोई संकेत के रूप में समीकरण दिया गया है
तो उस समीकरण को लिख करके और आप क्या करते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं। बॉक्स में बंद करने के बाद दूसरा जो स्टेप हम लिखेंगे वो है दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों में अभिकारक, दोनों पक्षों में मतलब अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व को अलग अलग लिखते हैं। अभिकारक के तत्व को बाईं ओर तथा उत्पाद के तत्व को दाईं ओर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, आयरन पानी के साथ क्रिया करता है और बनता है Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन। तो ये कोई एक समीकरण दिया है। क्या होता है कि आयरन को अगर पानी के साथ हम गर्म करते हैं तो आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो पहला स्टेप करेंगे, ये समीकरण दिया है, इसको हमने क्या किया, एक बक्से में बंद किया। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, अभिकारक के तत्व को बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष, और उत्पाद के तत्व को राइट हैंड साइड या दायां पक्ष, दायां दायां पक्ष, पीला लेना था, दायां पक्ष। अब देखिए बाएं पक्ष में हम देखते हैं हमारे पास आयरन कितना है, आयरन कितना है। तो आप देखते होंगे कि आपके पास यहाँ आयरन जो है वो दिख रहा है कितना, फिर से एक आयरन के बाद हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन 1 दिख रहा है। दाएं पक्ष में चलते हैं, आयरन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है और ऑक्सीजन 3 दिख रहा है। अब इसी समीकरण को अगर आप देखें, बड़े ध्यान से देखिए, इसी समीकरण को अगर हम देखते हैं तो जो एक समीकरण दिया कि जो लोहा है वो पानी के साथ क्रिया करता है और लोहे का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को विमुक्त करता है। तो जब हमने इस समीकरण को लिखा तो आयरन की क्रिया हमने लोहे की क्रिया पानी से कराई और आयरन का ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बाहर की। अब दाएं पक्ष में देखें अगर, तो दाएं पक्ष में हमारे पास आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। लेकिन वहीं दाएं पक्ष में क्या हो रहा है, दाएं पक्ष में आयरन 2 हो रहा है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 हो रहा है। तो क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है? हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। इसी को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहला क्या होता है, दिए गए समीकरण को हम कंकाल समीकरण को बॉक्स में लिखते हैं, बंद करते हैं, लिख करके बॉक्स में इसको बंद किया। और दूसरा, दिए गए समीकरण में दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों का मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों के पक्षों के प्रत्येक तत्व को अलग अलग लिखते हैं। अभिकारक के तत्व को बाईं ओर तथा उत्पाद के तत्व को दाईं ओर लिखते हैं। तो ये बाईं ओर और दाईं ओर हुआ। अब देखिए इन्हीं को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया अभिक्रिया थी मैं लिख देता हूँ, आयरन प्लस H2O बन रहा है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 प्लस H2। अब तीसरा पद होता है इसमें, सबसे पहले उस तत्व को बराबर करते हैं जिसमें, या उस तत्व को बराबर करते हैं जो दोनों पक्ष में ज़्यादा होता है, जो दोनों पक्षों में ज़्यादा होता है। अब दोनों पक्षों में देखते हैं तो बाएं पक्ष में हमने देखा कि बाएं पक्ष में आयरन कितना था, बाएं पक्ष में आयरन आपका था 1, दाएं पक्ष में आयरन 2 है। बाएं पक्ष में ऑक्सीजन 1 था, दाएं पक्ष में ऑक्सीजन 3 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो बराबर करेंगे वो किसको करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करें या उसके पहले हम धातु को करते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। एनसीईआरटी में आपको बताया कि जो तत्व ज़्यादा है उसी को आप बैलेंस करें, जो तत्व ज़्यादा है उसी को बैलेंस करें। तो यहाँ पर आयरन है तो आयरन को हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आयरन को बैलेंस करेंगे। तो दोनों पक्षों में सबसे पहले आयरन, क्योंकि यहाँ पर ये धातु के रूप में है तो धातु को अगर बैलेंस करना है तो आयरन को बराबर करते हैं। चलिए, तो आयरन बाएं पक्ष में 1 है तो इसके लिए क्या करेंगे, बाएं पक्ष में आयरन को 2 से गुणा करें, आयरन का 2 से गुणा करें। आयरन का 2 से गुणा करते हैं। देखते हैं यहाँ पर समीकरण लिखते हैं, LHS RHS, गिर गया। तो LHS और RHS की अगर बात करते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये क्या हो गया है? अच्छा, दायां पक्ष कहाँ से उड़ गया? दायां पक्ष। अब देखते हैं आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन 1 मैंने क्या लिखा, बाएं पक्ष में आयरन को बराबर करने के लिए 2 का गुणा करेंगे, बराबर 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, आयरन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आयरन 2 हो गया। तो अब फिर से हम ये समीकरण लिखेंगे, Fe प्लस H2O, आयरन प्लस पानी बना क्या, Fe2O3 प्लस H2। अब 2 का हमने गुणा कर दिया तो 2 Fe हो गया, लोहा भी बराबर हो गया, आयरन दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर ही है। अब क्या बच रहा है आपका, ऑक्सीजन बच रहा है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए जो चौथा स्टेप होगा आपको, कि किसी भी समीकरण में, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी समीकरण में ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए दूसरे पक्ष में H2O का, यार का कैसे हो रहा है, H2O का गुणा करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर H2O 1 है। तो यहीं लिख देते हैं कि बाएं पक्ष में ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए H2O में 3 का गुणा करते हैं। अब गुणा करेंगे तो क्या होगी, तो अगली अभिक्रिया जो होगी वो ये होगी आपकी 2Fe प्लस 3H2O बनेगा Fe2O3 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर फिर से समीकरण बनाते हैं। आयरन 2, हाइड्रोजन 2 था, 2 × 3 किया, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन 1 था, 1 × 3 हुआ तो 3। दूसरे पक्ष में ये आपका बाएं हाथ के साइड की रिएक्शन हो गई। अब दाएं हाथ की रिएक्शन देखिए, आयरन 2, ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखते हैं, आयरन, फिर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। तो आयरन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन बढ़ गया दूसरे साइड। तो अब क्या करें, तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन में दाएं पक्ष में कितने का गुणा कर दें कि बराबर हो जाए, 2 है तो 2 में कितने का गुणा करें। तो 5वां स्टेप आपका होगा हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए दाएं पक्ष में 3 का गुणा करने पर, तो 3 का गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 × 3 कर दो तो बराबर क्या हो जाएगा 6। तो संतुलित समीकरण आपका होगा 2Fe प्लस 3H2O और बनेगा Fe2O3 प्लस 3H2। अब देखते हैं क्या LHS RHS बराबर है। अगर बराबर है तो हमारा समीकरण संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। आगे कोशिश करते रहेंगे। आयरन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3, आयरन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3। दोनों पक्षों में जो परमाणु हैं वो क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। आयरन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं। और दाएं पक्ष में भी आयरन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं और ऑक्सीजन के 3 हैं। इसके बाद एक पद और आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10th के बाद तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है, पर 10th में भी ये इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, 6वां जो स्टेप होता है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है। 6वां स्टेप होता है दिए गए समीकरण में सभी पदार्थों की या सभी तत्वों की अवस्था
को प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि कौन किस अवस्था में है। तो अब बात करते हैं कौन किस अवस्था में है। तो आपको मालूम होगा कि जो आयरन है, लोहा है, वो किस अवस्था में होता है। तो लोहा हमारा किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। पानी किस अवस्था में होता है? पानी लिक्विड अवस्था में होता है। आयरन ऑक्साइड किस अवस्था में होता है? तो आयरन का जो ऑक्साइड है वो भी ठोस अवस्था में होता है। हाइड्रोजन किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। तो इन चीज़ों को भी आपको लिखना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए चलिए दूसरा कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें फिर से एक बार पद देख लें, कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले जो होता है हम असंतुलित समीकरण लिखते हैं। सबसे पहला पद क्या है? कंकाल समीकरण लिखेंगे, माने जो दिया गया असंतुलित समीकरण है उसे लिखेंगे। दूसरा पद प्रत्येक तत्व की अलग अलग मात्रा लिखेंगे, अलग अलग मात्रा, और किस में लिखेंगे? तत्वों को अलग अलग। अलग अलग लिखकर बॉक्स में बंद करेंगे, लिखकर बॉक्स में बंद करेंगे। फिर तीसरा, बाएं पक्ष एवं दाएं पक्ष के तत्वों को लिखेंगे। चौथा, सबसे अधिक मात्रा के तत्व को, मात्रा के तत्व को या धातु को सर्वप्रथम संतुलित करेंगे। फिर अगर अधातु है तो अधातु को करेंगे, अधातु को संतुलित करेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। ये चीज़ हम यूज करेंगे। संतुलित समीकरण को लिखकर उसमें उपस्थित तत्वों या हो सकता है परमाणु की अवस्था को प्रदर्शित करेंगे। ये इतने स्टेप अपने को लिखने हैं। प्रदर्शित करेंगे। ये चीज़ें हैं। इतने स्टेप में आपको अनुमान विधि का उपयोग करना है। अनुमान विधि है ये, जो कि एनसीईआरटी में बोर्ड के हिसाब से यही विधि अभी दी हुई है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से। लेकिन जैसे ही सीबीएसई में चलते हैं तो वहाँ पर आयनिक इक्वेशन मेथड भी आती है। तो ये चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के उसमें देख लेते हैं। एनसीईआरटी के उसमें देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें जो है एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं और जल्दी जल्दी उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं। तो आपको बस बता देते हैं जो चीज़ें, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या था और क्या होता है, एक बार देख लेंगे। हाँ, जो चीज़ शुरू की गई थी वो वहीं से था कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, जो अभी मैंने पढ़ाया वही चीज़ें हैं कि आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। पहले ही मैं बताया
कि 9वीं कक्षा में आपने इसको स्टडी किया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। माने किसी भी चीज़ के द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं। तो इसी तरह से बोला गया कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान है अभिकारक के तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा। माने जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्रियाकारक का जो द्रव्यमान है और उत्पाद का जो द्रव्यमान है दोनों बराबर होगा। माने रासायनिक अभिक्रिया में पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब जैसे देखो आपको बताया गया जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये शब्द समीकरण दिया गया है। अब इस शब्द समीकरण को आप रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं तो जिंक का फार्मूला Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, बना ZnSO4 और H2। अब इन समीकरण की अपने को क्या करना है, तुलना करना है। जैसे देखते हैं तत्व जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और 4 है। तो समीकरण में तीर के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये एक क्या है, संतुलित समीकरण है। क्या है, संतुलित समीकरण है। अब जैसे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया वो है आयरन और H2O का, Fe3O4 और H2। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हमने जो बताया है वहाँ पर आपको क्या दिया है, Fe2O3 दिया था प्लस H2 दिया था। तो ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है, Fe3O4 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, Fe3O4 में आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या है या आयरन की संयोजकता है वो परिवर्तित है। आयरन की संयोजकता 2 और 3 ही आप पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप निकालते हैं तो आयरन की संयोजकता परिवर्तित होगी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हम केवल समीकरण को बराबर करते हैं। तो पहला चरण क्या बोला कि प्रत्येक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये आपके बॉक्स बने हुए हैं और इन बॉक्स में आप ध्यान दीजिएगा कि बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो लिखना है बॉक्स के बाहर लिखेंगे। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर दिख रहा है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इधर भी आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। आयरन कितना है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या जो आपके बाएं हाथ की तरफ है, मीन्स इनको देखना है। आयरन में कितना है, आयरन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब आते हैं दाईं तरफ, आयरन वहीं पर 3 हो रहा है, ऑक्सीजन 2 हो रहा है और ऑक्सीजन 4 हो रहा है और हाइड्रोजन 2 हो रहा है। अब सुविधा के लिए बोला गया कि सबसे ज़्यादा परमाणु वाले तत्व को, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है, बाएं तरफ में हमको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। ये एनसीईआरटी के टर्म्स हैं, नए नए टर्म्स आ गए हैं कि सबसे पहले हम मेटल को करें फिर नया नॉन मेटल्स को करें, लोग बताते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी के बेस पे हम चलते हैं तो एनसीईआरटी ने बोला कि सबसे ज़्यादा जो तत्व हो उसी को हमको बराबर करना है, चाहे वो बाएं पक्ष का हो या दाएं पक्ष का हो। तो अब बराबर करने की प्रोसेस करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमको दाएं पक्ष में क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ऑक्सीजन के तत्व को चुनते हैं और 4 परमाणु हैं और बाईं ओर केवल 1 है। तो प्रारंभ में क्या था, अब देखिए ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर क्या किया है, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए H2O का गुणा किया है। किसका गुणा किया गया, H2O का, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं बढ़ा दिया। प्रारंभ में 1 H2O में 4 ऑक्सीजन में, तो 1 × 4 = 4 H2O का गुणा किया है। याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते। मीन्स यहाँ H2O या फिर Fe3O4 है और यहाँ H2O है दूसरी साइड में। देखते हैं कि पता चला कि नहीं हम और अलग से यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दें। H2O है सर 4 है, तो क्यों ना हम यहाँ पर ये कर दें, आप सोच लें कि नहीं यहाँ पर हम लिख देते हैं H2O तो है ही प्लस O3 कर दें तो बराबर हो गया, ख़त्म कहानी। तो ये नहीं करना है कि नहीं हमारा मन पड़ रहा है कि नहीं इधर नहीं है तो बराबर कर लें, दोनों तरफ बराबर काम हो जाए, वो बराबर ही हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम तत्वों की संख्या को नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर पानी है तो पानी को 4 मोल बढ़ाएंगे। अब यहाँ भी ये नहीं लिखोगे कि आप ये लिख दो कि सर H2O है तो इसे H2O को हम क्या कर दें, H2O तो था ही सर 4 कर देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है।
तो H2O4 भी नहीं कर सकते हो आप, ये गलत होगा। तो केवल आपको क्या करना होगा, H2O के बॉक्स के बाहर आपको 4 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे आइए, संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O का होल 5 नहीं कर सकते हैं, होल 4 नहीं कर सकते। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार से होगा, माने अभी पूरी तरह से संतुलित नहीं हुआ है, केवल आंशिक है, आधा हो रहा है अभी। तो Fe इंटू 4H2O, Fe3O4H2। आयरन और हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, तो एक तत्व को चुन करके आगे बढ़ो। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 से गुणा करेंगे। क्यों? देखिए यहाँ पर 4 दूनी क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 4 और H2 था, मीन्स 4 इंटू 2 किए तो हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अब क्या करें, 2 का हम 4 से अगर गुणा करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ वही दिया है 8 4H2O में, तो 2H2 2 4 जा 8, यहाँ 8 यहाँ, दोनों तरफ बराबर हो गए। अगला स्टेप समीकरण का क्या होगा, आयरन 4H2O के साथ क्रिया किया तो संतुलित समीकरण। अब समीकरण को हमको चेक करना है कि कौन से तत्व बराबर हैं। तो आयरन प्रारंभ में कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है। ऊपर ना भागो, हाँ। तो अगर यहाँ 3 का गुणा कर दें, आयरन में कितने का गुणा करेंगे, 3 है, तो 3 इंटू आयरन कर दें, तो हमारे पास संतुलन के लिए आयरन 3 हो गए दोनों तरफ। अब अगर इसको हम देखते हैं, आयरन 3 H2O Fe3O4 4H2, तो क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है? तो आप गिन सकते हैं, बाएं पक्ष में आयरन कितना है, 3 है, LHS यहीं से देख लेते हैं, 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है। दाएं पक्ष में कितना है, RHS में आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है। तो दोनों तरफ के तत्व क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, 3 8 4 3 8 4। और जब दोनों तरफ के तत्व बराबर हो गए तो ये हमारा समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसमें एक चीज़ और दी हुई होगी, समीकरण में दोनों ओर की संख्या की बराबर है, अतः यह अब समीकरण है। इस विधि को हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल यहाँ पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिट एंड ट्रायल, इसे क्या कहते हैं, अनुमान विधि कहते हैं। आंशिक अनुमान विधि माने इसमें हम गलती कर करके सीखेंगे और इसको सरल से सरल रूप में गलती कर करके और सही करते जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए, अभी एक और इसमें था जो भौतिक अवस्था को मैंने बताया था। तो अब देखिए, लोहा जानते ही हो, लोहा किस अवस्था में मिलेगा, तो लोहा ठोस अवस्था में मिलेगा। पानी किस अवस्था में मिलेगा, तो पानी तीनों अवस्था में मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्रिया करने के लिए पानी जो है नमी के रूप में बोला गया है कि नमी, क्योंकि लोहे में जंग कब लगती है, लोहे में जंग लगती है जब वायुमंडल में नमी होती है तब। लोहे को अगर क्या किया जाए, नमी युक्त जगह पे रखा जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और जंग का निर्माण करता है। Fe3O4 भी एक जंग का ही सूत्र है, लेकिन जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा Fe2O3.XH2O। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पानी बरस गया तो लोहा लग गया, लोहे में आयरन रस्टिंग वाटर जम गया। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो ये नमी है। क्या है, नमी है। नमी क्या होता है, जहाँ पर पानी किस स्टेट में हो, जनरली गैसियस स्टेट में हो। तो पानी अगर गैसियस स्टेट में है तो आयरन ऑक्साइड सॉलिड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक ना हो। यहाँ पर अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, इसलिए गैस का उपयोग किया गया है। अगर हो सकता है कि अभिक्रिया में पानी होता, H2O अगर लिक्विड में होता, क्योंकि कुछ दिन तक रखा होता, ह्यूमिडिटी ऊपर से मिलती रहती है,
और आयरन के साथ रिएक्ट होता तो यहाँ पर भी Fe2O3 प्लस H2 बनता। बैलेंस करने की ज़रूरत है, अब आप अपने से बैलेंस करेंगे, हालांकि ये बैलेंस कर चुके हैं। अब अगर बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की, तो मेथिल एल्कोहल बन रहा है। यहाँ पर ये 1 नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये L लिखा हुआ है कि 1 समझ लें CH3OH को। बस अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपने हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और जिस तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, उनको करेंगे और कुछ एग्जाम्पल समीकरण को संतुलित करने का करेंगे जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। तब तक के लिए गुड बाय, देखते रहिए।